हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्वर क्रिएशंस प्रोडक्शंस में। दोस्तों, हम यूं तो आपके लिए कई सारी चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन इस बार जो चीज़ लेकर आए हैं वो है बिल्कुल ख़ास आप सभी के लिए। हम इस बार आप सभी के लिए कहानियों की एक अनोखी सीरीज़ लेकर आए हैं, जहां आपको एक से बढ़कर एक दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलेंगी। उसी सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अनोखी लव स्टोरी, जिसमें फूलों की खुशबू भी है, कई सारे खुशनुमा फूल भी हैं, मगर आखिर में आपके दिमाग को सन्न कर देने वाले, चुभने वाले कई सारे कांटे भी हैं। वो क्या है, वो हम आपको परत दर परत बताते जाएंगे, सुनाते जाएंगे। आइए सुनते हैं हमारी वो लव स्टोरी, द वैलेंटाइन मर्डर। पुनित अपने ऑफिस का सबसे ईमानदार एम्प्लॉय बड़े ईमानदारी से अपने काम को करता था। वो अपनी तमाम फाइलों को समेटकर बस ऑफिस से बाहर निकलने वाला ही था कि उसके बॉस उसके सामने आ धमकते हैं और कहते हैं, क्या यार पुनित, तुमसे कोई भी काम सलीके से नहीं होता, कोई भी काम तुम वक्त पे करके नहीं देते, आखिर माजरा क्या है? पुनित कहता है, ओके बॉस, मैं आपके सभी काम को बिल्कुल टाइम पे करके दे दूंगा, बस मुझे अभी थोड़ा जाने दीजिए, 11 बज चुके हैं, मैं कल बिल्कुल टाइम पर आके आपके सारे काम कर दूंगा। इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद भी पुनित को अक्सर कुछ भला बुरा सुनने को मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी पुनित दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए ऑफिस से बाहर निकलता है। ऑफिस का माहौल काफ़ी गर्म था, लेकिन बाहर सर्दियों का मौसम था, महीना दिसंबर का था। वो बाहर निकलता है और सर्दियों के मौसम में खुली हवा में ताज़ी सांस लेता है। वो कुछ कदम आगे ही बढ़ता है कि उसकी नज़र अचानक से एक बेहद खूबसूरत लड़की पे पड़ती है। पुनीत देखता है कि सुनसान सड़क पे एक अकेली लड़की एक स्कूटी के साथ उसको बार बार किक मारकर स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, मगर वो हर बार नाकामयाब हो रही है। सर्दियों के मौसम में भी उसके माथे से पसीना आ रहा है। ये सब देखकर पुनीत को ऐसा लगता है, क्यों ना इस लड़की की मदद की जाए, इसी बहाने शायद थोड़ी बातचीत हो जाएगी। इसी सोच के साथ पुनीत आगे बढ़ता है और कहता है, हेलो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बदले में रिप्लाई आता है, जी हाँ, देखिए ना, मैं अकेली सड़क पर फंस गई हूँ और ये स्कूटी है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अब पता नहीं मैं कैसे घर जाऊँगी। इस बात पे पुनीत कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके अपने घर को ही जा रहा था और इसी तरफ से मुझे भी जाना है। मैं देखता हूँ आपकी गाड़ी में क्या खराबी है। पुनीत लगातार किक पे किक मारने की कोशिश करता है, गाड़ी को दुरुस्त करने की कोशिश करता है। अब वो मैकेनिक तो था नहीं। तमाम कोशिशों के बाद भी गाड़ी ठीक नहीं होती। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जब पहली बार दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो यूं मानो जैसे सर्दियों के मौसम में उन दोनों की आंखें एक दूसरे को देखकर जम गई हो। वो माहौल बिल्कुल ठहर सा गया हो। वो वक्त, वो लम्हा गुजरने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों एक दूसरे के आंखों में लगातार देखे जा रहे हैं। तभी अचानक से कुछ आवाज़ आती है और दोनों की नज़रें एक दूसरे से हटती हैं। तभी रजनी कहती है, अब रात बहुत हो चुकी है, शायद 11:30 बजने को है, मैं ऐसे में तो बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगी ना, मैं कैसे जा पाऊंगा? तभी पुनीत कहता है, आप परेशान मत होइए, अब मैं आपके साथ हूँ, आइए मैं आपकी स्कूटी को धक्का देकर ले चलता हूँ। आपका घर वैसे कहाँ है, आप मुझे बताइए। रजनी बहुत सारी बातें करती हैं, पुनीत भी बहुत सारी बातें करते हैं और पुनीत रजनी से, रजनी पुनीत से, बातों पे बातें, बातों पे बातें, बातें ही बातें, कई सारी बातें, और वो बातें खत्म होने का नाम नहीं लेती। बस दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए, मुस्कुराते हुए, मीठी मीठी बातें करते हुए कब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं उन दोनों को पता भी नहीं चलता। तभी रजनी कहती है, थैंक यू सो मच, आपने जो मेरी मदद की मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीत कहता है, अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आप मुसीबत में थी और मेरा तो फ़र्ज़ बनता है, ऐसे कोई भी लड़की अगर सड़क पे हो
तो हर किसी को एज अ गुड ह्यूमन बीइंग मदद तो करनी चाहिए। मैंने बस वही किया, मैंने कुछ खास नहीं किया। रजनी कहती है, वैसे भी आपका जो एहसान है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। गुड ह्यूमन बीइंग तो सभी को बनना चाहिए, लेकिन बनते कितने लोग हैं? आप जैसे चंद लोग हैं जिन्होंने इंसानियत को बचा के रखा है। पुनीत हंसते हुए कहता है, अरे थैंक यू सो मच। तभी पुनीत आगे ही बढ़ता है। तभी रजनी पीछे से आवाज़ देती है, ओ हेलो। पुनीत पलटता है, जी कहिए, कुछ कहा आपने? पुनीत थोड़ा शर्माता हुआ आगे बढ़ता है और उसे इस बात की उम्मीद होती है कि शायद उसने उसको नंबर देने के लिए कॉल किया है, और बात भी वही होती है। रजनी कहती है, आपने मेरी इतनी मदद की, आपका शुक्रिया अदा तो करना बनता है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपना नंबर देंगे प्लीज? पुनीत के अंदर एक गजब का भूचाल आता है। अंदर से वो बहुत खुश होता है, एक्साइटेड होता है। एक्साइटमेंट में उसकी जुबान बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। वो क्या बोले क्या ना बोले उसको कुछ समझ नहीं आता। वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है। उसे ऐसे लगता है जैसे बिन मांगे सब कुछ मिल गया। आखिर एक खूबसूरत सी लड़की ने पहली बार उसका नंबर मांगा था और वो पूरी तरीके से एक्साइटेड होता है और कहता है, हाँ जी हाँ, लिखिए मेरा नंबर, मैं अभी देता हूँ आपको नंबर। रजनी बहुत खुश होती है और मुस्कुराती है, अरे आप तो बिल्कुल, चलिए नंबर बताइए। तभी रजनी अपने पर्स से एक छोटी सी डायरी निकालती है और पुनीत जो नंबर बताता है उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कुछ यूं अलविदा कहते हैं, जैसे मानो कह रहे हो, अरे कहाँ चल दिए, अभी तो दिल ही नहीं भरा, थोड़ी देर और। लेकिन फिर भी वक्त तो वक्त है, इसके कदर सभी को करनी पड़ती है। बस इसी वजह से पुनीत अपने घर को और रजनी अपने घर को चले जाते हैं। उसके बाद पुनीत एक एक लम्हा, एक एक घड़ी बस इस पल का इंतजार करता रहता है कि वो रजनी आखिर कब पुनीत को फोन करेगी। वो यूं तो अपने काम को ईमानदारी से ऑफिस में करता रहता है, लेकिन हर वक्त उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है और उसकी नजरें अपने सेल फोन पे टिकी रहती है। कब आएगा रजनी का फोन, कब करेगी वो फोन, पता नहीं, शायद वो मुझे भूल गई क्या। इन तमाम ख्यालों के साथ, इन तमाम बातों के साथ उसका एक एक लम्हा गुजरता रहता है। ये सब कुछ चलता ही रहता है कि तभी 2 दिनों के बाद पुनीत की मुराद पूरी होती है। उसके सेल फोन पर रजनी कॉल करती है, क्योंकि इन 2 दिनों में जितनी बार भी पुनीत के फोन पर अननोन नंबर आता, वो इसी एक्साइटमेंट में उस कॉल को पिक करता जैसे रजनी ने ही उसे याद किया हो। मगर इस बार सच में रजनी ने ही उसे कॉल किया था। उसकी एक्साइटमेंट की हाइट इतनी थी जिसे हम समझ नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था रजनी के कॉल के लिए। वो बार बार हर हाल में चाह रहा था कि रजनी उसे याद करे, और इस बार हुआ भी वैसा ही। रजनी ने उसे याद किया। अब दोनों के बीच लगातार बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि उसके बॉस उस पर चिल्ला रहे थे, मगर यूं मानो कि बॉस उसको प्यार से कह रहे हो, पुनीत जाओ बेटा, ढेर सारी फोन पे बातें करो, अब मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं। इन तमाम बातों को भूलते हुए, ऑफिस के सारे काम को दरकिनार करते हुए पुनीत फोन के साथ ऐसे चिपक जाता है जैसे मानो रजनी फोन पर बातें नहीं, फेविकॉल फेंक रही, और सेल फोन उसके कान से ऐसा चिपकता है कि रात के 11 कब बज जाते हैं उसको पता भी नहीं चलता। बातों पे बातें, इतनी सारी बातें कि पुनीत सुध बुध गवा बैठता है कि उसने खाया है कि नहीं, उसने पानी पिया है कि नहीं। इन तमाम बातों की फिक्र को छोड़कर लगातार वो रजनी के साथ चिपका रहता है, तब तक जब तक कि सेलफोन की बैटरी डेड नहीं हो गई। जैसे ही सेलफोन की बैटरी डेड होती है, वो पागलों की तरह भागता है, सेलफोन को चार्ज करने के लिए स्लॉट ढूंढता फिरता है। वो देखता है कि अरे रात के 11:30 बज चुके हैं, ऑफिस भी बंद हो चुका है, कोई शॉप खुली नहीं। वो सीधा अपने घर की तरफ भागता है। वो घर पर जाता है, सेलफोन को चार्ज करता है, और जैसे ही फोन ऑन करता है, फिर रजनी का फोन आता है और वो खुशियों से खिल उठता है। उसे लगता है, अरे वाह, रजनी मुझसे कितना प्यार करती है,
उसने मुझे कॉल किया, मुझे, वो भी मेरी तरह तड़प रही थी मुझसे बात करने के लिए। तभी वो कॉल पिक करता है। हेलो हेलो रजनी, सॉरी यार, फ़ोन कब डिस्कनेक्ट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। एक्चुअली मैं तुमसे इतना कनेक्टेड हो गया हूँ, मैं इतना जुड़ गया हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला यार फ़ोन कब डेड हो गया। अब मैं बता नहीं सकता तुमसे बातें करना मुझे कितना अच्छा लगता है। आई एम सो एक्साइटेड नाउ। अब रजनी, क्या हम मिल सकते हैं? तभी रजनी कहती है, सच पुनीत, मैं भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मैं अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ तुमसे। ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले हम कभी मिल चुके हैं, हमारी बहुत पुरानी पहचान है, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। मैं भी बेकरार हूँ तुमसे मिलने के लिए। पुनीत, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? फिर क्या था, पुनीत की तो जैसे मुराद पूरी हो रही थी। पुनीत ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, कब, कहाँ, कैसे, कहाँ आना है बताओ, मैं बिल्कुल आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। रजनी और पुनीत दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल पागल हो रहे थे, ऐसे जैसे मानो कुदरत खुद चाह रही हो उन दोनों को एक साथ मिलाने को। अब दोनों का पागलपन बिल्कुल परवान चढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि उन्हें वक्त, लोग, समाज, दुनिया, किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस इतना ही चाहते थे, वो एक दूसरे में हमेशा हमेशा के लिए जज्ब हो जाएं, समा जाएं, सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन उनका प्यार हमेशा जिंदा रहे। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में कुछ इस कदर मशगूल हो चुके थे कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं था कि उनके इस गहरी मोहब्बत में दिन ब दिन महीने बदलते जा रहे हैं। अब मोहब्बतों वाला महीना फरवरी आ चुका था, जिसमें कई दिल टूटते भी हैं और कई दिल मोहब्बतों से भर जाते हैं। इसी महीने इन दोनों ने एक दूसरे से मिलने का तय किया। जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ इस कदर पागल थे कि उन्होंने बिना किसी की फिक्र करते हुए बीच सड़क पर एक दूसरे को हक किया। वो दोनों एक दूसरे के लिए इतने दीवाने थे, इतने पागल थे कि उन्हें इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी कि लोग उन्हें इस कदर यूं एक दूसरे से गले मिलते हुए देखकर क्या सोचेंगे। लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से कई मिनटों तक चिपके रहे, जब लोग आसपास से गुजरते हुए ये कहने लगे, आजकल के यूथ तो बिल्कुल भी बेशर्म हो गए, उनको थोड़ी सी भी अक्ल नहीं कि कहाँ क्या करना चाहिए, देखो सड़क पे ही गले मिलने लगे। ये बातें उनके कानों पर कोई असर नहीं कर रही थी, वो फिर भी एक दूसरे से चिपके हुए थे। तभी एक पुलिस वाला आया और उनकी बॉडी को टैप करता हुआ बोला, भाई मोहब्बत का महीना चल रहा है, हम खूब समझते हैं, लेकिन अगर मोहब्बत फरमाना हो तो कोई जगह ढूंढ लो, यूं सड़क पर मोहब्बत नहीं चलेगी, चलो फुटो यहां से। तभी वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और चल पड़ते हैं। फिर वो एक पार्क में जाते हैं और एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं। बातें इतनी लंबी चलती है कि सूरज डूबता है और चांद कब निकलता है उन्हें इस बात की खबर ही नहीं होती। भूखे प्यासे एक दूसरे के साथ घंटों वो बातें करते ही रहते हैं। सुबह से रात हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के हाथों को पकड़े, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए लगातार बातों पे बातें किए जा रहे थे, लेकिन अब तक किसी ने मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। मानो दोनों दरिया के सामने खड़े हों, बस साहिल पर, अभी तक दरिया में उतरे नहीं थे। यह दरिया मोहब्बत था जिसमें ये दोनों एक साथ उतरना चाहते थे। तभी पुनीत के दिमाग में ख्याल आता है कि कल वैलेंटाइंस डे है। वो अपने मोहब्बत का इजहार थोड़े अलग तरीके से करना चाहता था। वो चाहता तो आज भी अपने मोहब्बत का इजहार उसी वक्त कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि कल मोहब्बत का खास दिन है, क्यों ना अपने चाहने वाले को वो मोहब्बत का तोहफा कुछ अलग अंदाज में दे। बस इसी के साथ वो रजनी से कहता है, रजनी रात बहुत हो चुकी है, हमने काफ़ी बातें कर ली, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मैं सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ, फिर हम कल मिलते हैं ना, बहुत सारी बातें करेंगे। कल मोहब्बत का दिन है, एक ख़ास दिन। प्यार करने वालों के लिए ये एक ऐसा दिन है जो साल में एक बार आता है और इसे
लोग सालों भर याद रखते हैं। तभी दोनों पार्क से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करते हुए अपने घर की तरफ चल जाते हैं। पुनीत रजनी को उसके घर ड्रॉप करता है। दोनों एक दूसरे को वापस काफी देर तक देखते रहते हैं। फिर अचानक से रजनी कहती है, पुनीत तुम्हें घर नहीं जाना क्या? हाँ हाँ मुझे जाना है, पुनीत कहता है। लेकिन रजनी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे काफ़ी करीब आ चुका हूँ। मैं चाहूँ भी तो तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। मैं काफ़ी जुड़ गया हूँ तुमसे। अब मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। रजनी, क्या तुम भी मेरे लिए चीज़ें महसूस करती हो? रजनी एक लंबा पॉज लेते हुए मुस्कुराती है और कहती है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे लिए जो कुछ फील करती हूँ वो तुम्हें कल बताने वाली हूँ, क्योंकि कल स्पेशल डे है और स्पेशल डे स्पेशल बातों के लिए होती है। तो वो जो स्पेशल बात है वो मैं तुम्हें कल बताऊंगी। टिल दिन गुड बाय। मैं चलती हूँ पुनीत, कल मिलती हूँ। और हाँ, कल मेरे फार्म हाउस पे हम दोनों मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय बाय। ये कहते हुए रजनी अपने घर को चली जाती है। लेकिन पुनीत, जो कि रजनी के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुका था, वो पूरे रास्ते बस रजनी के ख्यालों में डूबा हुआ कदम दर कदम आगे बढ़ाता हुआ अपने घर चला जाता है और उसको नींद भी नहीं आती। वो रात भर रजनी के बारे में ही सोचता रहता है, करवटें बदलता रहता है। हर बार ये सोचता है कि कल मोहब्बतों वाले दिन आखिर उसके मोहब्बत का क्या होगा। उसका मोहब्बत परवान चढ़ेगा या कुछ और होगा। इन तमाम बातों से अनजान वो लगातार करवटें बदलता रहता है और कब सुबह हो जाती है उसे इस बात की खबर भी नहीं होती। जैसे ही सुबह होती है, पुनीत बिल्कुल बेचैन और बेसब्र होता है। वो सीधा वॉशरूम की तरफ जाता है, फ्रेश होता है और अपने वार्डरोब में रखे सबसे बेहतरीन कपड़े पहनता है और खुद को बॉडी स्प्रे से भिगो लेता है। वो बाहर निकलता है, गुलदस्ते की दुकान पर जाता है और वहां सबसे कीमती और बेहतरीन गुलदस्ते को खरीदता है और रुख करता है रजनी के फार्म हाउस का। वो फार्म हाउस जैसे ही पहुंचता है, उसके दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो जाती है। ये दिल की धड़कन मोहब्बत वाली नहीं थी, एक अनजाने खौफ वाली थी। खौफ इस बात का कि रजनी ने उसे जहां बुलाया था वो जगह कुछ अजीब सी थी। वहां की वाइब्रेशन न जाने क्यों बार बार पुनीत के मन में एक अनजाने मुसीबत की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन वो अपनी इन बातों को दरकिनार करता हुआ बेसब्र और बेचैन उस फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो जाता है। तभी उसकी नजर रजनी पर पड़ती है, जो फार्म हाउस के बालकनी में खड़ी मुस्कुराती हुई उसका इंतजार कर रही होती। तभी वो जो बातें उसके दिमाग में चल रही थी, जैसे ही वो रजनी को देखता है वो तमाम बातें मानो बुलबुले की तरह गायब हो जाती। वो सीधा फार्म हाउस के अंदर दाखिल होता है। लेकिन वो जैसे ही फार्म हाउस के अंदर दाखिल होता है, वो एक बार फिर से एक अनजाने डर को महसूस करता है। कमरे में कहीं भी कोई पेंट नहीं, कोई सजावट नहीं, हर ओर मकड़ी का जाला, एक डरावना सा घर। उसे ऐसा लगता है कि आखिर रजनी ने उसे यहां मिलने को क्यों बुलाया। हमारे मोहब्बत का पहला दिन, आज मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला हूं और रजनी ने मुझे ऐसी जगह पर आखिर बुलाया तो क्यों बुलाया। ये तो बिल्कुल हॉन्टेड लग रहा है। वो काफी डर जाता है। उसे ऐसे लगता है रजनी का दिमाग तो ठीक है, हम किसी रेस्टोरेंट में मिल सकते थे, किसी खूबसूरत जगह में मिल सकते थे। शहर में कमी है क्या किसी खूबसूरत जगह की। रजनी ने आखिर मुझे ऐसी जगह पर बुलाया तो क्यों बुलाया। ये तमाम बातें पुनीत के दिमाग में चल ही रही थी। तभी रजनी मुस्कुराती हुई उसके सामने आती है और कहती है, हेलो पुनीत,
मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। आओ आओ मेरे पास आओ, मेरे गले लग जाओ। पुनीत जैसे ही उसकी तरफ गले मिलने को कदम बढ़ाता है, एक जोरदार झटका उसके सर पे पड़ता है किसी वजनदार चीज से। और वो झटका उस वजनदार चीज का ऐसा होता है कि पुनीत के होश फाख्ता हो जाते हैं। अब यह मोहब्बत की कहानी पूरे तरीके से बदल चुकी थी। पुनीत ने जो कुछ भी देखा था, जाना था, सोचा था, महसूस किया था, वो तमाम चीजें अब एक खतरनाक मंजर में बदल चुकी थी। पुनीत की जिंदगी दांव पर थी। धीरे धीरे उस चोट के बाद पुनीत की आंखें खुलती हैं। वो खुद को रजनी के कदमों के नीचे पाता है। उसकी आंखें खुलती हैं तो एक ऐसा मंजर देखता है कि वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। वो देखता है कि रजनी उसे देखकर मुस्कुरा रही है। उसकी तकलीफ से उसे मजा आ रहा है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके पास एक शख्स भी खड़ा होता है जो ये कहता है कि तेरी मजाल कैसी हुई रजनी के आसपास भी खड़े होने की, मैं तेरी जान ले लूंगा। इन बातों का मतलब वो जान पाता उससे पहले एक धारदार चाकू से उसके गले पर दूसरा वार रजनी खुद करती है। अब बारी बारी से उसके जिस्म के टुकड़े उसके आंखों के सामने उसकी महबूब, उसकी जान, जिस पर वो अपनी जिंदगी लुटाने वाला था, जिससे वो बेहद प्यार करता था, जिसे वो मान बैठा था कि यही जिंदगी है, यही सब कुछ है, इसके आगे और कुछ भी नहीं। अब उसके जिस्म से जितना खून बह रहा था उससे कहीं ज्यादा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पागलों की तरह चीख रहा था, तड़प रहा था, परेशान हो रहा था और बार बार अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। लेकिन रजनी बेदर्दी के साथ उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करती जा रही थी। वो पागलों की तरह, दरिंदों की तरह उसे हर बार काटती, चिल्लाती, उसे गालियां देती, उसे बद्दुआएं देती। इस बात का मतलब वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी के बहुत कम लम्हे बचे थे। रजनी, मुझे मेरी मोहब्बत का बहुत हसीन तोहफा दिया तुमने, मेरी जान तो तुमने ले ली, मगर मुझे यह बताओ कि मुझे तुमने किस लिए मारा, मेरा क्या कसूर था? तब रजनी बोली कि जो दरिंदगी तेरे बाप ने मेरे पिताजी के साथ की, मेरे परिवार को उसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ये उसी का बदला है। तेरे जिस्म के जितने टुकड़े होंगे उतनी ज्यादा खुशी मुझे हर बार मिलेगी। तभी पुनीत कराहते हुए बोल उठा, मेरे पिताजी ने आखिर क्या किया था तुम्हारे साथ? रजनी ने कहा, तेरा बाप एक नंबर का जालसाज, घटिया और दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। उसने जो भी मेरे परिवार के साथ किया, आखिर उसकी सजा यही हो सकती थी जो मैंने तुझे दी। रजनी कहती है कि मेरे पिता एक भोले भाले इंसान थे। उसने तुम्हारे पिता के साथ एक बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी के दम पर आगे बढ़ा। उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके तुम्हारे पिताजी को दिया, इस भरोसे पर कि वो जिंदगी भर उसका साथ देंगे। लेकिन उन्होंने क्या दिया? चोरी का इल्जाम लगाकर मेरे पिताजी को फंसा दिया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उन पर चोरी का इल्जाम लगा और उन्होंने खुदकुशी कर ली। हमारी पूरी फैमिली तिल तिल कर बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। आज जैसे तेरे जिस्म के टुकड़े तुझसे अलग हो रहे, वैसे ही मेरे जिगर के टुकड़े मुझसे अलग हो। पहले मरे मेरे पिताजी, उसके बाद मरी मेरी माँ, मेरी दोनों बहनें, मेरा भाई, सब ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ा और उसकी वजह था सिर्फ तेरा बाप। और ये बदला आज यहीं पर पूरा होता है। I hate your family, I hate your father, you bloody bastard। तेरी मौत से मुझे जितना सुकून मिलेगा तो कभी सोच भी नहीं सकता। और इन तमाम बातों के साथ एक अजीब सा सन्नाटा वहां पसर गया। रजनी मन ही मन जीत की खुशी मना रही थी और वहां
अपने जिस्म के कई टुकड़ों के साथ। पुनीत की मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। और इसी के साथ स्वर्ग क्रिएशंस प्रोडक्शंस की ओर से हमारी ये पहली कहानी आप लोगों के लिए यहीं पर ख़त्म होती है, द वैलेंटाइन्स मर्डर। इस कहानी के ज़रिए हम मोहब्बत पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि हर मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। हसीन चेहरों के पीछे छिपे फ़रेब भी हो सकते।